हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लासों में हम लोग ऐसे खंडों का गुरुत्व निकालना सीखे थे जिनके पास केवल क्षेत्रफल होता था, द्रव्यमान नहीं, अर्थात उनके पास भार नहीं होता था। आज हम लोग ऐसे ठोस खंडों का गुरुत्व निकालना सीखेंगे जिनके पास भार मौजूद होगा। फार्मूले में अंतर थोड़ा सा आता है। जैसे पिछली क्लासों में जो फार्मूला आता था गुरुत्व केंद्र निकालने का, वो जैसे x बार अगर जो हमको निकालना हो तो वहाँ पर हम लोग एरिया लेते थे A1x1 प्लस A2x2 प्लस A2x3 डॉट डॉट जितने भी खंड हों बटे A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे जितने भी खंड हों। यहाँ पर क्या लेंगे, जहाँ पर एरिया है वहीं पर क्या आ जाता है, उस खंड का भार हो जाता है। बाकी सेम फार्मूला वही रहता है, यानी कि यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 डॉट 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 प्लस W1 प्लस W2 प्लस W3 ऐसे जितने भी खंड हों। ठीक इसी प्रकार y बार का भी हम लोग फार्मूले से निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्रानुसार एक पैड़ीदार छड़ स्टेप्ड रॉड जिसमें दो खंडों की लंबाई बराबर है परंतु काट के क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, छड़ का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। देखते हैं छड़ कैसा है। ये हमारे पास रॉड जिसकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं, एक ये है हमारा और दूसरा है ये। इनकी लंबाइयाँ तो आपस में बराबर है, दोनों का 50 सेंटीमीटर ही है, लेकिन इनके काट का क्षेत्रफल अलग अलग है। काट का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है इसकी लंबाई की अक्ष के लंबरूप जो क्षेत्रफल होता है, अर्थात जो यहाँ का ये एरिया होगा वहाँ की क्षेत्रफल का बात कर रहा है। ये यहाँ का जो एरिया होगा वहाँ के, यानी कि साइड व्यू से देखने पर वो दिखेगा हमको, यानी कि इसका बड़े एरिया कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और छोटे का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई जबकि सेम ही है। अब इसमें इनके भारों को देखें हम तो मान लीजिए एक कार्यखंड जो ये है इसका भार मान लीजिए W1 है। ये काम कहाँ करेगा, इस खंड का गुरुत्व केंद्र जहाँ पर होगा, ये एक आयताकार सेक्शन जैसा दिख रहा है, ठीक, तो इसका खंड गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, मान लीजिए G1 है जो कि इसकी लंबाई के आधे पर होगा, यानी कि यहाँ से 25 सेंटीमीटर पर। ये मान लीजिए दूसरा जो खंड है उसका द्रव्यमान W2 है, कहाँ पर काम करेगा, G2 पर। G2 कहाँ होगा, ये जो खंड है इसके आधे पर, अर्थात अगर जो 50 सेंटीमीटर तो किसी भी एक छोर से 25 सेंटीमीटर पे G2 होगा। इस खंड को अगर जो ध्यान से देखें तो ये खंड हमारा x अक्ष के परितः सममित है, अर्थात x अक्ष के परितः अगर जो लाइन खींचे तो जितना ऊपर का भाग है उतना ही सेम नीचे का भी भाग दिखेगा, यानी कि ये खंड हमारा x अक्ष के परितः सममित है। अगर जो ये x अक्ष के परितः सममित है तो हम पिछली क्लासों में बताए थे कि जो भी खंड x अक्ष के परितः सममित है उसमें हमको y बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल हमें x बार निकालने की जरूरत पड़ती है, यानी कि जिस अक्ष के परितः सममित होता है केवल वही हमको निकालने का जरूरत पड़ता है। जैसे इसमें x अक्ष के परितः सममित है तो इसमें केवल x बार निकालने की जरूरत पड़ेगी, y बार निकालने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई खंड y अक्ष के परितः सममित है तो उसमें केवल y बार निकालने की जरूरत पड़ेगी, x बार की नहीं। इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मान लीजिए इसको हम यहाँ x अक्ष मान लें और यहाँ पर हम y अक्ष मान लें, तो चूंकि ये x अक्ष के परितः सममित है यानी कि आधे से एक लाइन खींचें तो जितना ऊपर का भाग उतने नीचे का भाग, अर्थात इस x अक्ष से जो गुरुत्व केंद्र की दूरी होगी कहाँ पर होगा, यही तो होगा। कितना होगा, ये पूरे का आधा, जितना भी ये दूरी होगी उतने का आधा हो जाएगा। या और दूसरा क्या है कि हमको अब यानी कि गुरुत्व केंद्र हमें पता हो गया कि इसी लाइन पर होगा, लेकिन कहाँ होगा, इस y अक्ष से कितनी दूरी पर होगा ये हमें नहीं पता, तो इसके लिए हमें फार्मूले से निकालने की जरूरत पड़ेगी।
दूसरा क्या करें कि हम जो ये लाइन जा रही सिमेट्रिक लाइन, उसी को हम यदि x अक्ष मान लें इस सिमेट्रिक लाइन को, और यहाँ पर हम y अक्ष मान लें, तो यानी कि अब हमारा गुरुत्व केंद्र इसी x अक्ष पर ही होगा, लेकिन इस y अक्ष से इधर कितनी दूरी पर होगा ये हमें नहीं पता। अर्थात हमको y अक्ष से दूर यानी कि इधर x अक्ष पर कितनी दूर आगे बढ़ेगा ये हमें नहीं पता, इसको निकालना, अर्थात हमें x बार निकालना है यहाँ पर। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमको W1 चाहिए, W2 चाहिए, x1 चाहिए और x2 चाहिए। चूँकि दो खंडों में इसको हम बांट सकते हैं, एक खंड हमारा ये हो जाएगा और दूसरा खंड ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं। भार हमको W1 का मान निकालना है, तो W1 कैसे निकलेगा हमारा। भार बराबर हम लोग जानते हैं क्या, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे त्वरण। अगर द्रव्यमान में g का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो भार, यानी भार बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन गुणे g। तो यानी कि इस W1 का मान हमको निकालना हो तो इस खंड का रो घनत्व गुणे इस खंड का जो आयतन हो गुणे g। चूँकि दोनों खंड, ये खंड और ये खंड सेम पदार्थ का बना हुआ है, अर्थात दोनों के लिए घनत्व का मान समान ही होगा। मान लेते हैं घनत्व हमारा रो है। ठीक, अब हमको निकालना है आयतन। तो आयतन के लिए हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, आयतन बराबर होता है एरिया गुणे लेंथ। एरिया कौन सा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बड़े वाले का कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसका बड़े वाले खंड का इसका कितना हो जाएगा, आयतन बराबर एरिया गुणे लेंथ, और एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे लंबाई कितना है 50, यानी कि कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आयतन। देखें W1 बराबर घनत्व गुणे आयतन पहले का गुणे g। रो जी को एक साथ लिख लें। रो जी को हम स्मॉल w भी बोल सकते हैं, जिसको हम आपेक्षिक भार बोलते हैं। आपेक्षिक भार बराबर होता है, जिसको हम स्मॉल w से दर्शाते हैं, भार बटे में आयतन। अभी हमने देखा भार बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन गुणे g। घनत्व मतलब रो, आयतन को v और g, यानी कि भार बराबर रो वी जी बटे आयतन v। v से v कैंसिल करते हैं, यानी रो जी। रो जी को हम स्मॉल w लिख सकते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर रो जी को हम स्मॉल w लिख लिए। V1 यानी पहले खंड का आयतन। आयतन क्या होता है, काट का क्षेत्रफल गुणे लंबाई। काट का क्षेत्रफल कितना था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई 50 सेंटीमीटर गुणे स्मॉल w, यानी कि W1 का मान कितना आ जाएगा 500 गुणे स्मॉल में w, ये W1 आ जाएगा। इसी प्रकार W2 निकालना हो तो काट का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे लंबाई 50 सेंटीमीटर गुणे स्मॉल w, यानी कितना हो जाएगा 400 गुणे स्मॉल में w। अब हमको x1 का मान चाहिए, तो x1 का मान अर्थात y अक्ष से g1 की दूरी, मान लेते हैं यहाँ पर ये y अक्ष है और ये बीच सेंटर से जहाँ पर सिमेट्रिक लाइन जा रही है x अक्ष है, तो g1 की दूरी कितना हो जाएगा इस अक्ष से, कितना होगा x1 बराबर 50 का आधा, यानी 50 बटे में 2, ये हो जाएगा x1। और हमको अगर x2 चाहिए तो x2 का मान इस अक्ष से g2 की दूरी, ये क्या कहलाएगा x2 कितना होगा 50 धन इसका आधा, कितना हो जाएगा 50 बटे 2, यानी कि 25, ये 25 हो गया और ये 50, कितना हो जाएगा x2 का मान 75। x1 भी निकल गया, x2 भी निकल गया। अब हम x बार के फार्मूले पर सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या होगा x बार बराबर W1 x1 प्लस W2 x2 बटे में W1 प्लस W2। W1 का मान 500 गुणे में स्मॉल w निकाल चुके, x1 का मान 25 आया है। W2 का मान 400 गुणे स्मॉल w
और x2 का मान 75 बटे में W1 प्लस W2। यहाँ पर स्मॉल w, यहाँ पर स्मॉल w कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर भी स्मॉल w कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेकर के इसको कट कर देंगे, बाकी जो बच रहा है उसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 47.22 सेंटीमीटर। यानी एक्स बार का मान कितना आया 47.22 सेंटीमीटर। अर्थात जो गुरुत्व केंद्र हमारा कहाँ पर होगा, ये इधर से कितनी दूरी पर 47.22 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं। वो दूरी यहाँ तक आ रही है, जहाँ पर होगा हमारा पूरे खंड का गुरुत्व केंद्र कैपिटल जी। यहीं पर इस पूरे खंड का भार कार्य करता हुआ माना जाएगा, जिसको हम लोग मान रहे हैं कैपिटल में W, जिसका मान क्या हो जाएगा W1 प्लस W2। इसी कैपिटल जी से कार्य करता हुआ हमारा संपूर्ण भार माना जा सकता है। ठीक, चले देखें अगला क्वेश्चन। सेम उसी बेस पर ये भी है। देख क्या कह रहा है, समान मोटाई की 40 सेंटीमीटर लंबी छड़ का आधा भाग एक धातु का तथा दूसरा आधा भाग दूसरी धातु का है। यदि दोनों धातुओं के घनत्व में अनुपात कितना दे रहा है 1:3 के अनुपात में है, तो गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ केंद्र होना चाहिए, गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखें पूरा हमारा लंबाई कितना था 40 सेंटीमीटर, यानी कि मान लीजिए ये कोई हमारे पास खंड था जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर थी। क्या कह रहा है, इसका आधा भाग, मान लीजिए ये आधा भाग अर्थात 20 सेंटीमीटर इधर और 20 सेंटीमीटर इधर, आधा भाग ये दूसरे मटेरियल का बना हुआ है और ये आधा दूसरे मटेरियल का बना होता है। मान लीजिए इसका अगर जो घनत्व रो है तो इस दूसरे वाले का घनत्व कितना होगा 3 रो। क्यों, क्योंकि इसमें अनुपात दिया हुआ है, घनत्व में अनुपात 1:3। अर्थात ये पहला अगर जो 1 है तो ये कितना होगा 3, ये अगर जो रो है तो ये कितना होगा 3 रो। यानी कि कुछ इस प्रकार, पहले का घनत्व रो तो दूसरे का घनत्व क्या हो जाएगा 3 रो। ठीक, अब मान लीजिए कि पहला जो खंड है उसका भार W1, ये मान लीजिए पहला है हमारा और इसको मान लेते हैं दूसरा है। W1 काम कहाँ करेगा G1 पर, G1 कहाँ होगा इसके आधे पर, 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर। दूसरे खंड का भार मान लीजिए W2 है, कहाँ पर काम करेगा G2 पर, अर्थात इसके लंबाई के आधे पर, यानी 20 है तो यहाँ से कितनी दूरी पर, या यहाँ से दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब इस खंड को भी देखें तो ये भी हमारा इस x अक्ष के परिधि सममित है, यानी यहाँ पर भी हमें केवल x बार निकालने की जरूरत है, y बार नहीं। तो जिस अक्ष के जिस लाइन के परिधि सममित है उसी को हम मान लेते हैं x अक्ष और इधर ये मान लेते हैं y अक्ष। ठीक, यानी कि अब गुरुत्व केंद्र हमारा इसी लाइन पर होगा, लेकिन यहाँ से कितनी दूरी पर होगा ये हमें नहीं पता, अर्थात x बार हमको निकालना है, यानी x अक्ष पर कितनी दूरी पर होगा ये निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे हम, x बार का फार्मूला लगाएंगे, जिसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी x1 और x2 की। x1 क्या होगा, y अक्ष से, ये जो y अक्ष है वहाँ से G1 की दूरी, कितनी दूरी होगी 20/2, यानी कि जो लंबाई है उसी का आधा, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। x1 का मान 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार x2 क्या होगा, इस अक्ष से G2 की दूरी कितनी होगी, ये इतना है 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 20 धन G2 कहाँ है, इसकी लंबाई, ये जो खंड है इसकी लंबाई के आधे पर, यानी कि 20 है तो आधा कितना 10, कितना हो जाएगा x2 का मान 30 सेंटीमीटर। W1 का मान निकालना हो तो पुराने फार्मूले से क्या होता है W बराबर भार क्या होता है रो VG। पहले खंड के लिए बात करें तो पहले खंड का घनत्व गुणे पहले खंड का आयतन गुणे G। रो1 पहले खंड का घनत्व कितना मान है रो, तो रो1 के स्थान पे हो गया रो। आयतन क्या होता है काट का क्षेत्रफल गुणे लंबाई। मान लीजिए काट का क्षेत्रफल A है, चूंकि दोनों का काट का क्षेत्रफल समान है तो दोनों का मान लेते हैं A ही होगा।
तो यानी कि ए गुणे 20, ये क्या हो जाएगा, पहले खंड का आयतन गुणे में जी। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 20 रो ए जी। इसी प्रकार हम W का मान निकालना चाहें तो W2 का भी मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, रो टू V2 इंटू जी। रो टू यानी दूसरे खंड का घनत्व कितना दिया हुआ है, 3 रो। V2 यानी दूसरे का आयतन काट का क्षेत्रफल है गुणे लंबाई 20 गुणे जी। चालू कर लेंगे कितना आ जाएगा, 60 रो ए जी। x1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं और x2 का मान निकाल चुके हैं। इन सारे वैल्यू को x बार के फार्मूले में पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा, W1 x1 प्लस W2 x2 बटे में W1 प्लस W1 का मान ये आया था हमारा, x1 का मान ये, W2 का मान ये, x2 का मान बटे में W1 का मान धन W2 का मान। ठीक, रो ए जी यहाँ भी है, रो ए जी यहाँ भी है, नीचे भी है, कॉमन लेकर के काट सकते हैं। यानी बचेगा क्या, यहाँ 20 गुणे 10, यहाँ 60 गुणे 30, नीचे यहाँ 20 और धन 60। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हो जाएगा x बार का मान। अर्थात हमारा गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, इस लाइन से, जो यहाँ पर लाइन है, इधर से कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए 25 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, तो यहीं पर इस पूरे खंड का संपूर्ण भार कार्य करता हुआ माना जाता है, जो होगा कैपिटल W बराबर किसके होगा, W1 प्लस W2 के। ठीक, चलिए देखें अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक शंकुछिन्नक फ्रस्टम ऑफ ए कोन जिसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सतह का व्यास 50 सेंटीमीटर तथा लंबाई 70 mm है, ये mm है। 100 mm आधार का व्यास है और ऊपरी सतह का व्यास 50 mm, ऊंचाई 70 mm है, का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। देखते हैं कि शंकुछिन्नक क्या दिया हुआ है। ये है हमारा शंकुछिन्नक, कुछ इस प्रकार, आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर, ऊपरी सतह का व्यास 50 सेंटीमीटर और इस शंकुछिन्नक की ऊंचाई कितनी है, 75 mm, ये mm है। 100 mm, 50 mm और ये 75 mm, यानी कि CD कितना है, 100 mm और AB कितना है, 50 mm और EH कितना है, 75 mm। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखें तो इस अक्ष को हम सीधा ऊपर बढ़ा दें और इसको हम आगे बढ़ा दें, तो ये आकर के कहीं ना कहीं एक बिंदु पे ये कट करेगा। मान लेते हैं ये कट कराया, तो इसको हम दूसरे फिगर के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार देखें, ये है हमारा पूरा फिगर। अब इसमें से ये वाला भाग हमारे क्वेश्चन में यहाँ नहीं दिया हो, लेकिन इसको हम मान ले रहे हैं, जिससे ये हमारा पूरा एक शंकु बन जाएगा यहाँ तक और ये एक छोटा शंकु बन जाएगा। अब इसको हम ऐसे बना हुआ मान सकते हैं कि ये एक पूरा बड़ा सा शंकु था, जिसमें से एक ये छोटा शंकु ऊपर वाला काट करके निकाल लिया गया है। यानी कि अब हम गुरुत्व केंद्र निकालते समय क्या ध्यान देंगे कि ये ऊपर का भाग कटा हुआ, यानी इसको हम काट करके निकाल लिए हैं, जबकि शुरुआत में इतना था। ठीक, अब फार्मूले लगाते समय इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये काट करके बाहर निकाला हुआ, तो ये अपने आप शंकुछिन्नक यानी कि इसका हमारा गुरुत्व केंद्र निकल करके आ जाएगा। इस फिगर को देखें तो ये फिगर क्या है, हमारा वाई अक्ष के परितः समित है। देखें वाई अक्ष एक लाइन खींचे तो इसके बाएं तरफ जितना उतना ही दाहिने तरफ, यानी हमको यहाँ पर x बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल y बार निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब हम जिस अक्ष के परितः जहाँ पर समित है उसी को हम मान लेते हैं एक अक्ष। ये मान लीजिए हमारा y अक्ष है और ये यहाँ से होता हुआ ये x अक्ष चला जाएगा। ठीक, अब इसके लिए भी क्या चाहिए हमें, मान लीजिए ये हमारा
जो पूरा है यानी कि ई यहाँ से लेकर के नीचे सी और इधर ये मुड़ा हुआ है और ये यानी कि ई सी डी, ये हमारा पूरा बड़ा वाला शंकु है। और एक छोटा शंकु है ई ए बी, जिसको इस बड़े वाले से काट करके निकाल लिया गया है। उसके बाद हमारा शंकु छिन्नक बच रहा है ए बी सी डी। ठीक, अब हमें y1 और y2 का मान चाहिए। y1 क्या है, x एक्सिस से g1 की दूरी। g1 क्या है, ये शंकु ई सी डी का गुरुत्व केंद्र क्या है, g1। और g2 क्या है, शंकु ई ए बी का गुरुत्व केंद्र है। शंकु के केस में हम लोग जानते हैं कि शंकु का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, आधार से कितनी दूरी पर, मान लीजिए ऊंचाई h है तो आधार से g का मान कहाँ पर होता है, h/4 दूरी पर, यानी यहाँ से कितनी दूरी पर, h/4। ठीक, अब हमको y बार निकालते समय y1 y2 और चूंकि ये शंकु है अर्थात ठोस है तो इसका हमको भार की भी जरूरत पड़ेगी, यानी और W1 W2 की जरूरत पड़ेगी। तो y1 क्या होगा, इस x अक्ष से g1 की दूरी, ये क्या हो जाएगा y1, और इस x अक्ष से g2 की दूरी क्या कहलाएगा, y2। तो y1 और y2 का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इसके लिए पहले हम अपना छोटा जो शंकु है ई ए बी, इसका ऊंचाई हमें निकालना पड़ेगा। इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, एक यहाँ पर त्रिभुज ध्यान से देखें हम, ई ए बी और एक बड़ा सा त्रिभुज है ई, यहाँ ये सी डी, ई सी डी। तो ये क्या है, एक समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज क्या होता है, जिसके कोण, तीनों कोण आपस में बराबर हो। तो जो कोण यहाँ पर होगा ये, वही कोण ये यहाँ पर भी होगा, जो यहाँ होगा वो इधर यहाँ पर होगा, और ये ऊपर का कोण दोनों में कॉमन ही है। तो यानी कि ई ए बी और ई सी डी एक समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज की क्या क्वालिटी होती है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अर्थात अगर जो हम छोटे वाले त्रिभुज ई की भुजा हम ई एफ ले लें, यानी उसकी ऊंचाई ई एफ, तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा, ई एच, यहाँ पर माना हुआ है एच, तो बटे में क्या हो जाएगा, ई एच। संगत भुजाएं बराबर। अगर छोटे का हम आधार ले रहे हैं ए बी, तो बड़े वाले का भी आधार ही लेंगे, क्या, सी टी। तो यहाँ से हम निकालना चाह रहे हैं स्मॉल एच का मान, देखते हैं कैसे निकालेंगे। समरूप त्रिभुज ए ई बी तथा सी ई डी में पहले छोटे त्रिभुज की ऊंचाई लिए ई एफ, बड़े त्रिभुज की ऊंचाई ई एच। छोटे त्रिभुज का आधार ए बी, बड़े त्रिभुज का आधार सी डी। छोटे का ऊंचाई हम लोग माने स्मॉल एच, बड़े का कैपिटल एच। छोटे जो त्रिभुज है उसका आधार कितना था, 50 mm, और बड़े का आधार 100 mm। काट देंगे 1/2, स्मॉल एच बटे में कैपिटल एच। कैपिटल एच क्या था, पूरे त्रिभुज की ऊंचाई। पूरा त्रिभुज क्या होगा, कैपिटल एच। ये इतनी दूरी हमें पहले से पता है 75 है, अर्थात ये वाली 75 हो गई। ऊपर ये है स्मॉल एच, यानी कि कैपिटल एच बराबर क्या हो जाएगा, 75 प्लस स्मॉल एच। तो यहाँ पर हम कैपिटल एच के स्थान पे लिख सकते हैं 75 प्लस स्मॉल एच। अब इसको हम सॉल्व करें तो इच्छा इधर गुणा करा दें, ये 2h हो गया, इधर हो जाएगा 75 प्लस एच। इस h को इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा h, 2h माइनस एच क्या आ जाएगा h बराबर 75 mm। तो स्मॉल एच का मान 75 mm। यहाँ से कैपिटल एच भी निकाल सकते हैं, कैपिटल एच स्मॉल एच प्लस 75, और स्मॉल एच का मान आ गया 75, तो 75 धन 75 कितना आ जाएगा, 150 mm। ठीक, अब हमको क्या निकालना था, y1 और y2 का मान। देखते हैं कैसे निकालें। y1 क्या होगा,
बड़े वाला जो त्रिभुज आ रहा है ECD का गुरुत्व केंद्र G1 कहाँ पर होगा? आधार से h/4 दूरी पर, क्योंकि बड़ा वाले का ऊंचाई कितना है? कैपिटल H है पूरा, ये कैपिटल H है बड़ी की ऊंचाई। तो बड़े का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा? नीचे से ऊंचाई का चौथवा भाग यानी h/4। तो कैपिटल H का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है? 150/4। ये क्या हो जाएगा? y1 का मान। इसी प्रकार हमको y2 का मान चाहिए, तो y2 कहाँ पर होगा? इस अक्ष से G2 की दूरी, तो इस कहाँ पर होगा? ये इतना तो हमें पहले से पता है, कितना है? 75। ये दूरी 75 है, 75 में इतना हम जोड़ दें, ये कितना होता है? स्मॉल h/4 होगा। स्मॉल h का मान 75 है, तो 75/4 ये क्या हो जाएगा हमारा? y2 का मान। देखें y1 कैपिटल h/4 एंड 150/4 कितना आएगा? 37.5 mm। y2 का मान 75 धन स्मॉल h/4 75 धन 75/4 कितना आएगा? 93.75 mm। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी? W1 और W2 की। तो उसके लिए हमें आयतन निकालना पड़ेगा, चूँकि W बराबर क्या होता है? ρVg। तो दोनों अगर जो सेम पदार्थ है तो घनत्व तो सेम ही रहेगा। G तो सबके लिए सेम होता है, गुरुत्वीय त्वरण है, और V बदलेगा, आयतन बदलेगा, यानी कि W1 और W2 हमको निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो W1 निकाल लें। W1 क्या है? ρGV1। तो ρG तो दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, यानी हमको V1 और V2 निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो V1 कैसे निकलेगा? पूरा शंकु मतलब बड़े वाला ECD का आयतन, ये क्या है? V1 है। शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं 1/3 πr² होता है, जहाँ r क्या होता है? आधार की त्रिज्या होती है। तो बड़े वाला जो शंकु है उसका आधार कितना था? 100 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसका आधा 50 mm। तो r के स्थान पे 100/2 होल स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर है। कैपिटल H कितना आया था? 150। तो यहाँ से आ जाएगा V1 का मान 125 पाई गुणे 10⁻³ mm³। इसी प्रकार V2 निकालेंगे। V2 क्या होगा? छोटा वाला शंकु जो ऊपर अलग से जोड़े थे, EAB का आयतन कितना? 1/3 πr²h। R छोटे वाला शंकु है उसका आधार की त्रिज्या, छोटे वाले शंकु का व्यास कितना था? 50। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 50/2। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, स्मॉल h का मान 75 रख देंगे, आ जाए कितना? 15.625 पाई गुणे 10⁻³ mm³। V1 का मान, V2 का मान, y1 और y2 का मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है? y बार। तो y बार क्या लिखेंगे? W1 y1 माइनस W2 y2, क्योंकि दूसरा भाग काट करके निकाला गया है, इसलिए इसको हम माइनस लिखेंगे, बटे में W1 माइनस W2। अब भार बराबर क्या जानते हैं हम लोग? ρVg। तो W1 है तो क्या लिख देंगे? ρV1g। W2 ρGV2 y1 y2 बटे में ρGV1 माइनस ρGV2। ऊपर भी ρG और नीचे भी ρG कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या? V1 y1 माइनस V2 y2 बटे में V1 माइनस V2। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यदि कोई खंड ऐसा दिया हुआ जिसके सभी जो हम उपखंड बना रहे हैं उसका सभी उपखंड का अगर जो घनत्व सेम है तो यहाँ पर भार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर जो घनत्व सेम रहेगा तो ρG हमेशा कट जाएगा, यानी वहाँ पर हम जहाँ W लिख रहे हैं वहाँ पर हम डायरेक्ट आयतन भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है। क्योंकि दोनों जो खंड है उसमें
रो का मान अर्थात घनत्व का मान समान है, तो इस केस में हम डायरेक्ट V1 V2 भी यूज कर सकते हैं W1 W2 के स्थान पर। ठीक, तो यहाँ पर हम V1 का मान रख देंगे और ये Y1 का मान, यहाँ ये V2 का मान और ये Y2 का मान। ठीक इसी प्रकार नीचे V1 और V2 का मान रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, y बार 29.46 mm। ये हो गया हमारा y बार का मान। अर्थात गुरुत्व केंद्र हमारा कहाँ पर होगा, y बार बराबर आया है, तो y बार क्या होगा, इस आधार से y अक्ष की दिशा में दूरी, ये क्या होगा y बार। ठीक, तो मान लीजिए कैपिटल G हमारा यहाँ कहीं होगा, ये क्या हो जाएगा y बार, यहीं कहीं हमारा होगा पूरे खंड अर्थात ये शंकु छिन्नक का गुरुत्व केंद्र। देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 30 mm त्रिज्या के ठोस अर्धगोले के समतल फलक पर उतनी ही त्रिज्या के आधार तथा 100 mm ऊंचाई का ठोस शंकु जोड़ा जाता है। शंकु के शीर्ष से संयुक्त पिंड के गुरुत्व केंद्र की दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों के एक समान पदार्थ के बने हुए हैं। जबकि दोनों ठोस एक समान पदार्थ का बना हुआ है। पहला क्या है, एक नीचे ठोस अर्धगोला है ये, जिसका आधार वही है जो ऊपर रखा हुआ एक शंकु है। दोनों का जो आधार का व्यास है वो सेम है, वो कितना दिया हुआ है 100 mm। यहाँ पर क्वेश्चन में है आधार का व्यास कितना है 100 mm और शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, ये शंकु की ऊंचाई 100 mm है और त्रिज्या कितनी दी हुई है, आधार की त्रिज्या 30 mm। तो दोनों यानी कि ठोस अर्धगोला जो है उसकी भी त्रिज्या 30 mm ही है और जो ऊपर ये शंकु रखा गया उसकी भी आधार की त्रिज्या 30 mm ही है। ठीक, यानी कि हमारा कुछ इस प्रकार का ये खंड है। इसमें ये हमारा ऊपर शंकु है ये और नीचे ये लगा हुआ है अर्धगोला। ठीक, अब इसमें भी देखें तो ये क्या है, y अक्ष के प्रति सममित है, तो यहाँ पर भी हमें x बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल y बार। ठीक, y अक्ष के प्रति सममित है तो जो सिमेट्रिक लाइन खींची जा रही है उसी पर हम क्या मान लेंगे y अक्ष और सबसे नीचे हम क्या मान लेंगे x अक्ष। ठीक, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये x अक्ष और ये बीच से होता हुआ चला जाएगा हमारा y अक्ष। ठीक, इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है बीच से ही माने, यहाँ हम मान लें x अक्ष और एकदम बाएं किनारे में मान लें y अक्ष, तब भी हमारा वही आएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा x बार क्या हो जाएगा, ये जितनी चौड़ाई है पूरा उसी के आधे पर ये जा रहा है, तो पूरा कितना है, ये पूरा 60 mm हो जाए क्योंकि त्रिज्या 30 mm। तो यहाँ से आधा यानी कि 30 mm होगा जो कि इस त्रिज्या के बराबर हो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x बार बराबर 30 mm। यानी कि अब इसी लाइन पर होगा गुरुत्व केंद्र, यहाँ से कितनी दूरी पर होगा ये हमें नहीं पता है, तो यानी y बार हमें निकालने की ज़रूरत है। या दूसरी विधि क्या है कि जो ये सिमेट्रिक लाइन जा रही उसी पर हम मान लें y अक्ष और सबसे नीचे मान लें हम x अक्ष, तो यानी कि y अक्ष पर सममित है, तो इसका ये मतलब है कि y अक्ष पर ही हमारा गुरुत्व केंद्र होगा, लेकिन इस x अक्ष से कितनी दूरी पर होगा ये हमें नहीं पता है, अर्थात हमें x अक्ष से दूरी y बार निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, y1 y2 और w1 w2। अब यहाँ पर भी सेम वही केस है पुराना वाला, क्या है कि दोनों खंड का जो घनत्व है वो सेम है, क्योंकि दोनों सेम पदार्थ के बने हुए हैं। तो सेम पदार्थ के बने हुए हैं तो अगर जो इसका घनत्व रो है तो इस अर्धगोले का भी घनत्व रो ही होगा। अर्थात इसमें हम फार्मूला लगाएंगे
वाई बार का, तो इसमें हम W1 के स्थान पे हम डायरेक्ट V1 रख सकते हैं और W2 के स्थान पे डायरेक्ट हम V2 रख सकते हैं। तो यहाँ से हमको V1 V2 और W1 W2 सॉरी V1 V2 और Y1 Y2 चाहिए। मान लीजिए जो शंकु है उसको हम पहला खंड मानते हैं और जो अर्धगोला उसको दूसरा खंड मानते हैं। ठीक, तो हमको Y1 और Y2 चाहिए, तो Y2 यानी कि यहाँ से G2 की दूरी अर्थात अर्धगोले के गुरुत्व केंद्र की दूरी इस एक्स अक्ष से। तो हम जानते हैं अर्धगोला कुछ इस प्रकार बताए थे हम, अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, इसके व्यास से 3r/8 दूरी पर होता है। कहाँ से, व्यास से, जबकि यहाँ पर हमें कहाँ से जरूरत पड़ी, इधर से, यहाँ से यानी इस छोर से। तो उस छोर से क्या होगा कि अगर जो यहाँ से 3r/8 दूरी है, चूँकि ये पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक इस अर्धगोले की त्रिज्या ही है, तो यहाँ से ये दूरी निकालना होगा तो निकल जाएगा। कैसे, इस पूरे में से इतना घटा दें अर्थात r माइनस कर दें हम 3r/8, तो ये दूरी हमारी यहाँ से निकल जाएगी। यानी y2 क्या आ जाएगा, r माइनस 3r/8, यह है हमारा y2 r माइनस OG2 यानी कि r माइनस 3r/8, या इसी को हम लिख सकते हैं, तिरछा गुणा करा दें 8r माइनस 3r, घटा देंगे 5r/8 और r का मान क्या है 30 mm, कितना हो जाएगा 150/8, सॉल्व कर लेंगे 18.75 mm। यह क्या है हमारा y2 का मान। और y1 का मान हमको निकालना होगा, कैसे निकालेंगे देखें। y1 क्या है, यहाँ से G1 की दूरी अर्थात ये दूरी कितना होगा, तो ये दूरी इतना तो हमें पहले से पता है, क्या है ये r है, अर्धगोले की त्रिज्या 30 धन ये दूरी हमको चाहिए इतनी। ये दूरी क्या होती है, पूरी ऊंचाई, यानी अगर जो ये स्मॉल एच है बटे 4 होता है, तो स्मॉल एच का मान कितना है 100 mm, तो यानी 30 धन 100/4 कितना हो जाएगा 100/4 कितना 25, और ये 30 कितना हो जाएगा 55 mm, अर्थात y1 का मान 55 mm और y2 का मान यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। ये यहाँ देखें, ये है हमारा y1 का मान 30 धन h/4 कितना आया है 55 mm। इसी प्रकार हम लोग y2 का भी मान निकाल चुके हैं। अब v1 देखते हैं। v1 क्या है, पहला खंड का आयतन, पहला खंड क्या है शंकु, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² है, 1/3 पाई, r मतलब शंकु के आधार की त्रिज्या कितना दी हुई है 30 mm, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे ऊंचाई 100 mm, सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 30,000 π/mm³। v2 निकालेंगे, v2 क्या है अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन हम लोग जानते हैं 4/3 πr³, अर्धगोला है तो बटे में 2 कर देंगे, यानी कि 2/3 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/3 पाई r³ r मतलब त्रिज्या का क्यूब 30 का क्यूब, सॉल्व कर लेंगे 18,000 π/mm³। v1 v2 भी निकल गया। अब हम फार्मूले में रख देते हैं y बार बराबर, चूँकि ये ठोस खंड है अर्थात क्या लिखेंगे, इसमें भार लिया जाएगा W1 y1 प्लस W2 y2 बटे में W1 धन W2, W बराबर हम क्या लिख सकते हैं ρg(v), तो W1 है तो ρg(v1) इंटू y1, ρg(v2) इंटू y2 बटे में ρg(v1) ρg(v2), ρg ऊपर भी है नीचे भी है, कॉमन लेकर के काट सकते हैं, यानी क्या बचेगा v1 y1 प्लस v2 y2 बटे में v1 प्लस v2, सारे वैल्यू पुट कर दें, ये v1 का मान, ये y1 का मान, ये v2 का मान, ये y2 का मान 18.75, v1 का मान और ये v2 का, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, y बार का मान आया है 41.406 mm। ध्यान दें ये y बार कहाँ से होगा, हमारा जो हम अक्ष माने थे वहाँ से दूरी होगी, ये यहाँ से
इस अक्ष से दूरी ये वाई बार होगा, अर्थात ये वाली दूरी। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन में पूछा है कि शंकु के शीर्ष से संयुक्त पिंड के गुरुत्व केंद्र की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि अभी हमारा आंसर आया नहीं है, हम जो निकाले हैं वो यहाँ से दूरी निकाले हैं ये, जबकि पूछ कहाँ से रहा, ये इसके शीर्ष से दूरी। कोई बात नहीं, पूरी ऊंचाई तो हमें पता है। पूरी ऊंचाई क्या है, ये 100 प्लस ये 30, यानी पूरी ऊंचाई कितनी है 130 mm। और इतनी ऊंचाई हमें पता चल गया कितना है 41.406 mm। तो 130 में से इतना हम घटा दें तो इतना तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, शंकु के शीर्ष से गुरुत्व केंद्र कैपिटल जी की दूरी। यानी कि हमको शंकु के शीर्ष से निकालना हो गुरुत्व केंद्र कैपिटल जी की दूरी, तो क्या निकालेंगे हम, ऊपर क्या माने थे ए से जी की दूरी हमको निकालना चाहिए। क्या लेंगे AD, यानी कि पूरी ऊंचाई कितना था, पूरी ऊंचाई 100-30 अर्थात 130 माइनस DG, यानी कि नीचे आधार से दूरी कितना है, वाई बार माने हैं। वाई बार कितना आया है 41.406, घटा देंगे कितना आ जाएगा 88.6 mm। यह आ जाएगा शंकु के शीर्ष से गुरुत्व केंद्र की दूरी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक में 50 सेंटीमीटर व्यास का अक्षीय छिद्र चित्रानुसार किया गया है। इस ठोस का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। व्यास कितना दिया हुआ शंकु छिन्नक का, 50 सेंटीमीटर व्यास का शंकु छिन्नक में एक अक्षीय छिद्र है, ये इस टाइप का कुछ। ध्यान से देखें, ये है हमारा फिगर, ये एक शंकु छिन्नक है। शंकु और शंकु छिन्नक में अंतर समझ लें। शंकु क्या होता है कि दोनों तिरछी जो लंबाइयाँ होती एक स्थान पर जा कर के कट करती हैं, लेकिन छिन्नक में क्या होता है वो एक स्थान पे नहीं कट करती, अर्थात नीचे भी एक वृत्ताकार क्षेत्र होता है और ऊपर भी एक वृत्ताकार क्षेत्र होता है, जबकि शंकु में ऊपर जा कर के एक शीर्ष पर मिल जाती है। ठीक, फिगर हमारा ये है, एक शंकु छिन्नक है ABCD, जिसमें एक अक्षीय छिद्र किया गया है, ये इस टाइप का कुछ। ये बीच में एक होल है, एक बेलनाकार टाइप का, ये जिसका व्यास कितना दिया हुआ, ये नीचे दिया है 0.5 मीटर। इस शंकु छिन्नक की ऊंचाई कितनी है 2 मीटर, और ऊपर का जो व्यास है वो यहाँ पर दिया हुआ 1 मीटर, और नीचे का जो व्यास है वो यहाँ पर दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक, सारी मापें दी गई हैं। अब इसमें क्या करें, इस शंकु छिन्नक को हम शंकु में बदल सकते हैं। कैसे, देखें, इस तिरछी लंबाइयों को अगर जो हम आगे बढ़ा दें, एक स्थान पर जा कर के कट करेंगे, ये इधर जाके, तो इसको हम यहाँ पर बना के दिखाए हुए हैं। ठीक, ये है, यहाँ से हम ले जाकर के ऊपर मिला दिए। अब इसको हम ये मान सकते हैं कि एक ये शंकु है पूरा OCD, ये जिसमें से इतना भाग काट करके बाहर निकाल लिया गया। अब बचा क्या ABCD, ये शंकु छिन्नक बचा। ठीक, जिसमें एक ये होल है, यानी कि इसमें 2 भाग काट करके निकाला गया है। एक ये ऊपर OAB शंकु और अंदर जो ये एक वृत्ताकार होल है। तो इसमें हम 3 भाग मान सकते हैं। एक है हमारा ये बड़ा वाला शंकु OCD, जिसको हम क्या मान रहे हैं, फिगर नंबर 1 यहाँ पर लिखा है। और दूसरा क्या है हमारा, जो इसके अंदर होल है, ये होल वृत्ताकार होल, ये एक सिलेंडर होल दिख रहा है ना। ठीक, तो इस होल को हम क्या मान रहे हैं, फिगर नंबर 2। और एक ये छोटा सा जो शंकु है OAB, इसको हम मान रहे हैं फिगर नंबर 3। ठीक, अब हमको G1 G2 G3 की स्थिति पहले देख लें। G1
फिगर नंबर 1 का गुरुत्व केंद्र ये है ना, कहाँ पर होगा, ये जितनी ऊंचाई, फिगर नंबर 1 क्या है, ये पूरा, ये हमारा फिगर नंबर 1। तो इसका जीवन मान लेते हैं यहाँ पर है, जीवन क्या होगा, इस आधार रेखा से ऊंचाई, ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको हम मान लेते हैं y1 है। ठीक, अच्छा इसमें भी ध्यान से देखें तो ये फिगर भी हमारा y अक्ष के परितः सममित है, y अक्ष के परितः सममित, यानी इस सिमेट्रिक लाइन पर ही हमारा y अक्ष हो जाएगा और एकदम से नीचे क्या हो जाएगा हमारा ये x अक्ष हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखें दो त्रिभुज, एक त्रिभुज देखें OAB और एक त्रिभुज देखें OCD, ये दोनों भी एक समरूप त्रिभुज हैं, अर्थात इनमें भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी कि अगर जो हम लें OE बटे होगा OF के बराबर लिख सकते हैं, इसका आधार बटे बड़े वाले शंकु का आधार CD। ठीक, सारी वैल्यू पुट कर दें। मान लीजिए जो छोटा सा शंकु है उसकी ऊंचाई स्मॉल h है और पूरा जो शंकु बना रहा है बड़ा वाला उसको मान रहे हैं कैपिटल H है। ठीक, समरूप त्रिभुज OAB तथा OCD में OE बटे OF बराबर लिख सकते हैं AB बटे CD। OE माने हैं स्मॉल h बटे में कैपिटल H बराबर AB दिया हुआ है 1 मीटर, CD दिया हुआ है 2 मीटर। सॉल्व कर लें, स्मॉल h वैसे ही रहने दें, तीसरा गुणा करा दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 स्मॉल h बराबर कैपिटल H, और कैपिटल H क्या, पूरे शंकु OCD की ऊंचाई, OCD की ऊंचाई को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल h प्लस 2 मीटर। स्मॉल h को हम इधर भेज दें, क्या हो जाएगा 2h माइनस h, यानी h बराबर कितना हो गया 2 मीटर। अर्थात पूरे शंकु की ऊंचाई कैपिटल H बराबर स्मॉल h प्लस 2, यानी कि 2 धन 2 अर्थात 4 मीटर। ठीक, अब y1 अगर जो हमको चाहिए तो y1 क्या हो जाएगा हमारा, फिगर नंबर 1 का गुरुत्व केंद्र जो जीवन है उसका इस आधार से ऊंचाई कितना होगा, पूरी ऊंचाई यानी कैपिटल H बटे में 4, तो कैपिटल H का मान कितना है 4 मीटर, यानी कि 4 बटे में 4, यानी कितना आ जाएगा 1 मीटर। तो यहाँ से ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1 मीटर, जिसको हम मान रहे हैं y1। ठीक, इसी प्रकार G2 यानी फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2 क्या है, ये जो हमारा एक बेलनाकार छिद्र है इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, पूरी जो लंबाई होगी उसी के आधे पर, पूरी लंबाई कितनी है 2 मीटर, तो उसी का आधा 2, कितना हो जाएगा 2 बटे 2 यानी 1 मीटर, यानी y2 का मान भी 1 मीटर, क्योंकि y1 y2 बराबर, अर्थात G1 और G2 एक ही बिंदु पर होंगे। इसी प्रकार हमको y3 चाहिए, y3 क्या होगा, फिगर नंबर 3 का आधार से ऊंचाई, आधार ये है और फिगर नंबर 3 ये इसका गुरुत्व केंद्र स्मॉल G3, ये ऊंचाई ये होगा y3, कितना होगा, ये पूरी ऊंचाई इतना कितना है ये 2 मीटर, तो 2 धन ये इतनी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई क्या है स्मॉल h बटे 4 होता है, शंकु के लिए गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, उसके आधार से ऊंचाई बटे 4 दूरी पर। ठीक, यानी कि ऊंचाई ये कितना है 2 मीटर, तो 2 बटे 4 सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 2.5 मीटर। ठीक, तो इस तरीके से y1 y2 y3 भी निकाल ली। ठीक, यहाँ पर है हमारा y1, ये y2 और ये y3। ठीक, अब हमको क्या जरूरत पड़ेगी, आयतन, आयतन क्या होगा v1 v2 v3, v1 क्या है फिगर नंबर 1 का आयतन, फिगर नंबर 1 क्या है बड़ा वाला शंकु, बड़ा वाला शंकु यानी कि OCD, OCD ये है OCD,
इसका आयतन चाहिए। ए एक शंकु है तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आधार का त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पूरा अगर ये 2 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2/2, आधा होता है यानी 1 मीटर। तो 1/3 पाई आर मतलब 1 का स्क्वायर गुणे एच। एच क्या लेंगे हम, पूरी ऊंचाई, ये कैपिटल एच क्या है 4 मीटर। इसी प्रकार V2 क्या है, ये जो सिलिंड्रिकल होल यानी कि बेलनाकार जो छिद्र है, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब इसकी त्रिज्या, इसका व्यास कितना दिया हुआ 10.5 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 10.5/2, ये त्रिज्या हो जाएगा। ऊंचाई कितनी है इसकी, ये ये जो बेलनाकार होल है इसकी भी ऊंचाई कितनी है 2 मीटर, तो रख देंगे 2 मीटर। इसी प्रकार V3 क्या होगा, छोटा वाला शंकु OAB का आयतन क्या लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी ये छोटे वाले आधार का त्रिज्या कितना है, टोटल 1 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5 मीटर। तो 10.5 का स्क्वायर लिख देंगे गुणे ऊंचाई क्या है स्मॉल एच जो कि आया है 2 मीटर। ठीक, इस तरीके से V1 V2 और V3 भी निकल जाएगा जो कि यहाँ पर निकाला गया है। देखें V1 क्या है, बड़े वाले शंकु OCD का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आधार की त्रिज्या 2/2 स्क्वायर गुणे एच, पूरी ऊंचाई कितनी आई है कैपिटल एच बराबर 4 मीटर। ठीक, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4π/3 मीटर क्यूब। इसी प्रकार V2 क्या है, बेलनाकार छिद्र का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, छिद्र का व्यास कितना है 10.5 मीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी 10.5/2, स्क्वायर लगा देंगे गुणे ऊंचाई कितना दिया हुआ 2 मीटर। ठीक, सॉल्व कर लेंगे π/8 मीटर क्यूब। इसी प्रकार V3 निकाल लेंगे। V3 क्या होगा, शंकु OAB का आयतन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो छोटे वाला जो शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी है आधार की, क्योंकि व्यास 1 मीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगा 1/2 मीटर, स्क्वायर लगा देंगे गुणे एच, ऊंचाई कितनी आई है स्मॉल एच का मान 2 मीटर, क्या हो जाएगा π/6 मीटर क्यूब। V1 V2 V3 भी निकल गया। अब हमको निकालना है y बार का मान। तो y बार कैसे निकलेंगे, W1y1 माइनस W2y2, क्योंकि फिगर नंबर 2 काट करके निकाल दिया गया जिससे वो शंकु छिन्नक बना है, माइनस W3y3। फिगर नंबर 3 भी क्या है, एक वृत्ताकार होल है, अर्थात उतना मटेरियल काट करके बाहर निकाला गया है, तो उतना क्या होगा उसके मास में अर्थात आयतन में कमी आएगी, जिसको हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, या अब बटे में क्या हो जाएगा W1 माइनस W2 माइनस W3। अब W को हम क्या लिख सकते हैं ρGV, तो W1 है तो उसको क्या लिख देंगे ρGV1 इंटू Y1 माइनस ρGV2 इंटू Y2 माइनस ρGV3 इंटू Y3 बटे में ρGV1 माइनस ρGV2 माइनस ρGV3। ρG ऊपर भी है नीचे भी है, कॉमन लेकर के काट देंगे, बचेगा V1Y1 माइनस V2Y2 माइनस V3Y3 बटे में V1 माइनस V2 माइनस V3। V1 का मान ये Y1 का मान, V2 का मान ये Y2 का मान, V3 का मान ये Y3 का मान, V1 V2 V3। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पाई ऊपर नीचे दोनों भी है, कॉमन लेकर के काट सकते हैं, तो ऊपर क्या यहाँ बचेगा 4/3 माइनस 1/8 माइनस 2.5/6 पूरे का बटे 4/3 माइनस 1/8 माइनस 1/6। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 0.76 मीटर। मीटर को mm में बदलना हो 1000 से गुणा कर देंगे mm में आ जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है। तो इसको mm में बदलेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 760 mm, अर्थात y बार बराबर क्या आ गया 760 mm, अर्थात हमारा गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, ये यहाँ देखें नीचे से इस आधार से कितनी दूरी पर 760 mm।
तो 760 mm मतलब लगभग यहाँ कहीं मान सकते हैं हम। तो यहाँ होगा हमारा कैपिटल जी गुरुत्व केंद्र। ठीक, क्योंकि वाई अक्ष के पर दशा था तो इसी पर ये गुरुत्व केंद्र होगा। नीचे से कितनी दूरी पर होगा? 760 mm। ठीक, इस प्रकार हम गुरुत्व केंद्र निकाल लेंगे। ओके, थैंक यू। वंदे मातरम।